नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर एक बार के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं यहां पर एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। जो एग्ज़ाम आयोजित करवाने हैं आरपीएससी को, उनकी जो संभावित डेट है, हालांकि ये संभावित है, इसका मतलब लगभग लगभग आरपीएससी करवा देगी इस डेट को, लेकिन अगर कोई इश्यूज अगर आ जाता है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बाकी लगभग लगभग इसी डेट में एग्ज़ाम होना है। तो मेनली अपन बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड, जो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो 17 दिसंबर 2022 से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक आयोजित करवाने का आरपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है और उसमें इसकी डेट दी हुई है। और ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, आरपीएससी की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम होने हैं, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने मनोबल को दुगुना कर ले, दुगुना कर ले, दुगना जोश भर ले। और जो भी मायूसी है, जो भी आपके टेंशन है, उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, है ना। आज मई चल रहा है, दिसंबर तक सब भूल जाओ, है ना। दिसंबर के एग्ज़ाम में जितनी भी टेंशन लेना है वो ले लेना, है ना, लेकिन दिसंबर तक कुछ नहीं लेना है ना। दिसंबर तक टेंशन देने का है ना, दिसंबर तक टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है, क्योंकि ये अपने जीवन का एक अपना एक फ्यूचर क्रिएट करने का मौका है ना। तो यहाँ अपने फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। जितनी भी समस्याएं उनको एक तरफ खिसका दो। जैसे अपन एक कचरे को है ना एक तरफ खिसकाते हैं ना जब सफाई करते हैं ना, उस तरह से कचरे को एक तरफ खिसका दो और अपने फ्यूचर का सवाल है ना, बिल्कुल सीरियस जो हो जाइए। आप, मेरा कहना है कि बिल्कुल सीरियस होना है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ में आपको पूरे दमखम के साथ में तैयारी करनी है ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब भी अगर कोई फ्रेशर है, अब भी अगर कोई तैयारी शुरू करना चाहता है, वो कर सकता है ना। मैं कहता हूँ कि जब मैंने तनु जैन, आप जानते होंगे, आईएएस का उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने पास भी किया। दृष्टि आईएएस इंटरव्यू में उनका आता ही रहता है ना। तो उन्होंने केवल मात्र 2 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल लिया, जबकि लोग कहते हैं कि 2-2 साल, 1-1 साल की प्रिपरेशन चाहिए ना यूपीएससी का प्री निकालने के लिए। 2 महीने की मात्र तैयारी में निकाल लिया, तो आपके पास में तो काफ़ी समय है। अभी दिसंबर कहाँ है, अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है ना। तो आपके पास में पूरे 6 महीने का समय है। 6 महीने किसको बोलते हैं? 6 महीने सेकंड ग्रेड के लिए आदर्श टाइम है। और जो पहले से लगे हुए उनको तो कन्फर्म लगना ही लगना है, किसी भी हालत में लगना है। मैं यहाँ से अब आपको सीधा वहाँ ले चल रहा हूँ जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं और जो एसएसटी विषय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके सिलेबस का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ हिंदी वर्जन के साथ में। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरे वीडियो पे बने रहें और पूरा देखिए क्या जुड़ा और क्या हटा और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बोधरेशन चल रही है कि क्या सिलेबस पूरा चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सारी समस्याओं का आज मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हैं कि फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और सेकंड पेपर एसएसटी का सिलेबस चेंज हो गया है। मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट सिलेबस का अभी तक जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया है, जिन्होंने पूरा जाना नहीं है क्या जुड़ा है क्या हटा है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। उनको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो चेंजेस हुआ है ना वो 5 से 7% हुआ है। और उस 5 से 7% के लिए ज़्यादा चिंतित होना मेरे हिसाब से गलत है। जो आपकी तैयारी अभी कंटिन्यूस चल रही है उसको, मतलब डगमगाना, अगर आप डगमगा जाओगे अपनी तैयारी से तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसमें फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो पे बने रहिए। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, एसएसटी का कोई विद्यार्थी है और उसको नोट्स चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके जो नए टॉपिक है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मार्केट में निकल के आएगा, कोई ना कोई बुकलेट निकल के आएगी। और वो इतने इजी है कि उनको
अपन ये मान लो कि 15 दिन में कवर कर सकते हैं, मात्र 15 दिन में, और बाकी सिलेबस एज इट इज़ है, ये मान के चलो। अभी मैं पूरा विश्लेषण करके बता देता हूँ आपको, है ना। तो इसीलिए एसएसटी का कोई विद्यार्थी है और नोट्स मंगवाना चाहता है तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ में एसएसटी के नोट्स लिखे हैं और मंगवा सकता है, और उनको टू दी पॉइंट और सटीक मैटर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लेना, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने जो सेकंड ग्रेड का जो न्यू सिलेबस जारी किया है, उसका मैंने हिंदी वर्जन करके यहाँ पे आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपके पास में जो सिलेबस पेश करूँगा वो पेश करूँगा आपके सामने दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस है, आप ध्यान से देखना वीडियो को। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस में जो टॉपिक थे उनमें से उल्टे कम हो गए, जुड़ा कुछ भी नहीं है, जुड़ा कुछ भी नहीं है। जो मेरे नोट्स थे उसमें ये सारे टॉपिक है, इसमें से जुड़ा कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको फ़ायदा ये हुआ कि ये आपके दो टॉपिक हट गए, वर्णाश्रम धर्म और पुरुषार्थ, ये दो टॉपिक आपके हट गए, जुड़ा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपका प्लस पॉइंट है। इतना छोटा सिलेबस, इतना छोटा सिलेबस के मैं कहूँ कि यहाँ तो आप जितने नंबर गेन कर सकते हो उतना कम, या इस 8 टॉपिक को आप 8 दिन में पढ़ सकते हैं, 8 दिन में। और यहाँ से आप 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं, और 18 से 20 क्वेश्चन लेना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि कोई कहता है कि फ़िलोसफी मेरे लिए नया है, कुछ भी नया, कुछ भी नया नहीं है। मैंने भी पहली बार पढ़ी थी फ़िलोसफी, 2016 में पेपर दिया था, 19 क्वेश्चन आए थे, 19 के 19 राइट थे, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत स्पष्ट है। और सेकंड ग्रेड का स्तर इतना है कि वहाँ पर कठिन सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इनमें। दंड के सिद्धांत है ना, 3 दंड के सिद्धांत हैं, है ना, उन 3 के दंड सिद्धांत 3 अलग अलग बातें बोलते हैं, बस उनको समझना है। एक बोलता है दांत के बदले दांत, यानी अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अगर किसी ने किसी के दांत तोड़ दिए तो उसके बजाय दांत तोड़ दो, है ना। इसी तरह 2 और सिद्धांत है, तो इसमें कोई खास नहीं है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर ये तो हो गया अपना फ़िलोसफी का एक सब्जेक्ट गिनते जाना है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ आपके सामने, तो मैं बात करूँगा आपके सामने सोशियोलॉजी की बात करूँगा, है ना। सोशियोलॉजी का टॉपिक कहाँ गया, सोशियोलॉजी जो है अपने सिलेबस में, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं बात करना चाहूँगा। समाजशास्त्र यहाँ पर आ गया, है ना। समाजशास्त्र के अंदर, समाजशास्त्र के अंतर्गत आपके कुछ भी चेंजेस नहीं है। समाजशास्त्र में नथिंग चेंज, है ना। समाजशास्त्र में कुछ भी चेंज नहीं है ना, समाजशास्त्र में कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ वो का वो सिलेबस है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव नोट्स मैंने इसके बनाए हैं, और समाजशास्त्र में मुझे नहीं लगता है कि मेरे नोट्स से बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। वो का वो सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अब मैंने 2 सब्जेक्ट आपको गिनाए हैं, दोनों में क्या हुआ, एक में तो बिल्कुल चेंज नहीं है, एक में हटाएं तो आपका फ़ायदा हुआ है ना। अभी नुकसान पे अपन नहीं जा रहा, अपन अभी फ़ायदे ही फ़ायदे की बात करेंगे ना। उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियों में आप देखिएगा आपका सिलेबस वही है, हल्का फुल्का इन्होंने जो पुराना सिलेबस था उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, इसकी हल्की सी लैंग्वेज चेंज करिए और कुछ भी नहीं है। जैसे ब्लूम और टेक्सोनोमी, ये कुछ नए वर्ड आए हैं ना, बाकी वो का वो ये उल्टा। इसमें देखो, आप देखो जहाँ यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम और टेक्सोनोमी, ये टॉपिक कहीं ना कहीं इन्होंने नया जोड़ा है। और सर्वे दृश्य सामग्री पहले भी थी, लेकिन अब की बार इन्होंने सिलेबस में उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है ना। यहाँ पर देखो, निर्देशात्मक सहायक सामग्री सामाजिक विज्ञान में सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य सामग्री शिक्षण,
इस पे ज़्यादा फोकस किया। हटाया क्या इन्होंने, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण की विधियाँ, जिसमें केवल शिक्षण की विधियाँ सारी नहीं हटाई इन्होंने, केवल आपके जो रोल प्लेइंग था, भूमिका निर्वाह जो विधि थी वो हटाई है। और शिक्षण नियोजन में इन्होंने जो वार्षिक योजनाएं हैं वो हटाई है। तो यहाँ पर आप सोचिए, 2 टॉपिक जुड़े हैं और 3 टॉपिक हटे हैं। यहाँ भी आपका प्लस पॉइंट है। इसमें केवल ये 2 श्रव्य दृश्य दृश्य सामग्री पहले भी थी, मेरे नोट्स में पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ से देख लो, इसको एक पूरी यूनिट इन्होंने बना दी है ना। और ब्लूम और टेक्सोनॉमी जो है, ये आपको जो सामाजिक शिक्षण के सामाजिक और सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये आपको एक, मैं कह सकता हूँ कि एक नया टॉपिक है ना, ये पढ़ना है। तो ये एक टॉपिक पढ़ना है ना, इसके अलावा वो नोट्स बाकी वो के वही हैं, सारी चीज़ें वो की वही हैं। तो मैंने आपको गिनवा दिए समाजशास्त्र, फिलोसफी और शिक्षण विधियाँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ भूगोल पे, है ना, भूगोल पे आपको ले चलता हूँ। और भूगोल में मैं आपको बता दूँ कि जो भूगोल वाला पार्ट है, उस भूगोल वाले पार्ट में आप देखिएगा, जो ज्योग्राफी का पार्ट है, एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, केवल इसमें हटा कुछ भी नहीं है, वो का वो सिलेबस है। केवल इसमें ये 5 टॉपिक, एक तो वर्षण, एक प्रवाल भित्ति है, जो मूंगा की चट्टानें होती है ना, मूंगा की चट्टानें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, एक जीव होता है, समुद्री जीव है ना, वो अपनी खोल छोड़ देता है और उससे क्या होता है कि वो लगातार अपनी खोल छोड़ता जाता है और वहाँ पर क्या है कि द्वीप सा बन जाता है ना। तो ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, सविंदर सिंह की बुक में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। और इसके अलावा आपको 11वीं 12वीं की बुक में भी ये वर्षण, प्रवाल भित्तियाँ और भारत में जैव विविधता और मरुस्थलीकरण और सुनामी, ये 5 टॉपिक ऐड हुए हैं, हटा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन 5 टॉपिक से वो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, इनसे 4 सवाल या 3 सवाल बनेंगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, इसमें हटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में मैं ले चलता हूँ आपको इतिहास विषय पे, है ना। 4 विषय में आपको गिनवा दिए मैंने आपको, है ना। अब मैं आपको हिस्ट्री पे ले चल रहा हूँ, हिस्ट्री का जो पार्ट है उस पे ले चल रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री का, है ना। ये हिस्ट्री का आपके पार्ट है यहाँ पर, है ना। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, और अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको केवल नगर नियोजन पढ़ना है, उनका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन पढ़ना है। कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़नी है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान रखना, वो नगर नियोजन दिया है, इसका मतलब जो महत्वपूर्ण 7 नगर थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई, वो नगर आपको पढ़ने, उनकी क्या क्या विशेषता रही है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, है ना, कालीबंगा, ये जो नगर थे इनको पढ़ना है। इनका नगर नियोजन यानी इनका पूरा टाउन प्लानिंग क्या थी, ये क्या सिस्टम से इनका शहर बसाते थे, वो सारा सब कुछ पढ़ना है। इनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, वो पढ़ना है। वैदिक युग में आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन पढ़ना है, सामाजिक और धार्मिक जीवन यहाँ पर पढ़ना है। बौद्ध और जैन धर्म में उत्थान के कारण, बौद्ध और जैन धर्म का उत्थान क्यों हुआ, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक रिवॉल्यूशन आई थी, है ना, जब भी, है ना, कुछ ये मान लीजिए कि जब किसी चीज़ का पतन की ओर चलते तो उसका वापस उत्थान भी होता है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ और उनमें से बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। तो उनके क्या कारण थे उदय होने के, कोई ना कोई तो रीज़न थे, वो रीज़न आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो अपने लिए महत्वपूर्ण है, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमें क्या सिखाते हैं। मौर्य में आपको स्रोत मीन्स मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। मेरे नोट्स में पहले ही पेज पे बहुत अच्छे से मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में
राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं क्या हैं मौर्य साम्राज्य की, यही पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य का इन्होंने कला साहित्य ये पार्ट इन्होंने नहीं दिया है तो वो नहीं पढ़ना है, लेकिन इनके स्रोत राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं आपको पढ़ना है। मौर्योत्तर कला आपको पढ़नी है, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है ना, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसके बाद में गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला साहित्य विज्ञान का विकास, यानी गुप्त शासकों की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स रही हैं वो आपको पढ़ना है। गुप्त कला के बारे में आपको पढ़ना है। साहित्य यानी उस समय क्या क्या लिखा गया, लिटरेचर, वो आपका पढ़ना है। और विज्ञान का बहुत विकास हुआ गुप्त काल में, है ना, तो इसीलिए इन्होंने विज्ञान दिया है यहाँ पर। वो मेरे सारे नोट्स में उपलब्ध हैं ये सारी चीज़ें। भक्ति और सूफी आंदोलन पहले भी थी, एज इट इज़ वैसे ही है। मुगल काल में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि प्रशासनिक विशेषताएं आपको स्पेशली पढ़ने हैं। और अब पुराने पेपर उठा के देखो, प्रशासन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। या फिर कला और वास्तुकला, ताजमहल, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार तो वो सल्तनत काल की आ गई, ताजमहल, लाल किला, ये सारी चीज़ें आपको वास्तुकला और कला में पढ़नी है ना, चित्रकला वगैरह, है ना। शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियाँ, ये आपके 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक चरण, नरम दल और गरम दल। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, उसकी प्रकृति कैसी थी, है ना। प्रकृति का मतलब क्या वो एक क्रांति थी, क्या वो एक आंदोलन था, क्या वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, उसको बोलते हैं नेचर, है ना, प्रकृति। वो क्या था एक्चुअल में, वो आपको पढ़ना है। और मुख्य घटनाक्रम, मतलब कहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पर क्रांति हुई, कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया, वो सारी चीज़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और प्रारंभिक चरण का मतलब 1905 तक। यहाँ पर गरम दल और नरम दल दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दबदबा रहता है वो रहता है नरम दल का। नरम दल मीन्स जो एप्लीकेशन देके, मतलब अपन कह सकते हैं रिक्वेस्ट के माध्यम से भारत में सुधार और भारत को आज़ाद कराने के प्रयास में लगे हुए थे, वो नरम दल वाले, है ना। गरम दल वाले मतलब खून के बदले खून, है ना, सीधी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात करने वाले जो थे वो नरम दल वाले थे। तो यहाँ पर प्रारंभिक चरण जो है वो गरम दल का दबदबा यहाँ पर रहा। और 1885 से 1905 तक का जो समय है वो प्रारंभिक चरण में गिना जाता है। गांधी जी के जन आंदोलन में इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है, असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ये तीनों आंदोलन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी क्या क्या घटनाएं रही है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो का वो ये। और इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि यही पूछेंगे आपसे, है ना। ये एक तो मैंने बताया था मौर्योत्तर कला, और एक दूसरा ये 20वीं शताब्दी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण 1905 से 1914। अब यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आप जानती है नरम दल वाले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, ये जितने भी थे ना, जो है ना क्रांति से अपने देश में मतलब अंग्रेज़ों को बंदूक के बल पे, हथियार के बल पे यहाँ से भगाना चाहते थे, उनका जो रोल रहा है प्रथम चरण 1905 से 14 तक, वो आपको पढ़ना है। द्वितीय चरण 1924 से 1930 तक उनका क्या रोल रहा है वो पढ़ना है। और जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA और सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपको पढ़ना है। ये आपके लिए नया टॉपिक होगा आपकी बार, ये पहले नहीं था। यहाँ पर आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियाँ, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति पहले भी थी, अब भी हैं, और यहाँ से सवाल आना तय हैं। उसके बाद में इसमें देख लेते हैं कि क्या जुड़ा और क्या हटा। तो यहाँ पर अगर अपन देखना चाहेंगे क्या जुड़ा और क्या हटा, क्या जुड़ा और क्या हटा में, तो यहाँ पर आप देखिए 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी आंदोलन जैसे मैंने अभी बताया ये जुड़ा, और एक मैं इसमें भूल गया था ऐड करना, एक ये भी जुड़ा है मौर्योत्तर कला। दो टॉपिक इसमें जुड़े हैं, 3 हटे हैं, राष्ट्र संघ हट गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ हट गया है, भारत का विश्व शांति में योगदान हट गया है। इनको आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पढ़ना है, लेकिन वो कहाँ पढ़ना है, आपके वहाँ पॉलिटिकल में जोड़ दिया है ना, पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है वहाँ जोड़ दिया है। तो अगर मेरा नोट्स मंगवाते हैं तो वो हिस्ट्री वाला टॉपिक वहाँ आप पढ़ सकते हो, है ना। इसके बाद देखो अपन ने भी इन सब्जेक्ट की बात की है, इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं मुझे नज़र आता है। और अगर आप बेफालतू में चिंतित हो रहे तो मुझे लगता है कि ये आपका बेफालतू में चिंतित होना बेकार है। उसके बाद में हम लोक प्रशासन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इससे छोटा सिलेबस फिलोसफी और लोक प्रशासन से छोटा सिलेबस कुछ भी नहीं है ना। लोक प्रशासन का वही आपको अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास कैसे हुआ है वही पहले था अब भी है। ये लोक प्रशासन के सिद्धांत और प्रक्रिया, ये थोड़ा सा इसमें पहले यहाँ पर जो था वो लोक प्रशासन के जो प्रशासनिक व्यवहार है वो आपकी एक अलग यूनिट थी, उसको हटा दिया, इसकी जगह नई यूनिट जोड़ी है। प्रशासनिक व्यवहार में निर्णय निर्माण पहले भी था अब भी है। यहाँ से हटाया क्या है, मनोबल हटाया है और नेतृत्व नया जोड़ा है, संचार नया जोड़ा है, अभिप्रेरणा पहले ही था। यानी नेतृत्व और संचार नया जोड़ा है और मनोबल हटाया है। यहाँ पर पहले दूसरी यूनिट थी, अब यहाँ पर प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार, यानी पहला और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आपको कंप्लीट पढ़ना है। लास्ट यूनिट में नागरिक शिकायत निवारण लोकपाल लोकायुक्त पहले भी थे, केवल एक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, सूचना का अधिकार, ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा। तो ये कोई ख़ास नहीं है, ये मतलब एक एक घंटे के टॉपिक है अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या जुड़ा क्या हटा। यहाँ पर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं प्रक्रिया ये नया जुड़ा है, नेतृत्व और संचार नया जुड़ा है, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार ये नया जुड़ा है। हटा क्या है, संगठन की विचारधाराएं, जो पहले थी ना आपके संगठन की विचारधाराएं वो आपके हटी है, मनोबल आपके हटा है। भारतीय लोक प्रशासन में मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के संबंध और प्रशासन में जन भागीदारी, तो ये जितना हटा है उसके मुकाबले बहुत कम जुड़ा है, तो इसको कवर करना भी बहुत आसान है ना। इसका बुकलेट आ जाएगी, आप चिंतित ना हो, है ना। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तो आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा, है ना। मोटी मोटी जानकारी तो आप ले लो कम से कम, है ना। ये आपको मैंने बता दिया। अब अपना पॉलिटिकल का पार्ट बच रहा है ना, राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है वो आपके सामने है और ये कोई लेंदी सिलेबस नहीं है। इसमें आप देखिए राजनीति विज्ञान की का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, केवल इसको आप मोटा मोटा देख के जाइएगा। मेरे को जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, हो सकता है ये यूनिट किसी को बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है इसमें ये अनुभव किया है कि ये यूनिट थोड़ी सी टफ पड़ती है ना। तो इसको केवल राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान की जो प्रारंभिक बात है, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है वो, और उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं जो मेरे नोट्स में लास्ट पेज या लास्ट सेकंड पेज में ऐड है वो देख जाइएगा। इसके अलावा आपको राज्य क्या होता है, संप्रभुता आपकी पहले भी थी, अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, शक्ति क्या होती है, प्राधिकार क्या होता है, वैधता क्या होती है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन इनको अपने को पॉलिटिकल की लैंग्वेज में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर राज्य शब्द दे रखा है, तो राज्य मीन्स पॉलिटिकल में देश होता है ना, देश को ही पॉलिटिकल में राज्य का रूप दिया गया है ना। पॉलिटिकल में देश को एक राज्य शब्द का नाम दिया, वहाँ जहाँ पॉलिटिकल में राज्य नाम आता है ना वहाँ उसका मतलब होता है देश, है ना। तो देश के संदर्भ में है ना। और समानता आप सब जानते हैं, लेकिन समानता एक्चुअल में होती क्या है, उसका मेन कंसेप्ट क्या है। आप जानते हैं कि समानता मतलब सबको इक्वल कर दिया जाए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि पॉलिटिकल में उसकी परिभाषाएं क्या दे रखी है, पॉलिटिकल में उसका मतलब क्या है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान, इसके अंदर आपके भारतीय संविधान का निर्माण ये नया जुड़ा है।
बाकी ये पूरे के पूरे आपके पहले के पहले टॉपिक हैं, सारे पहले, है ना। संघ, राज्य सरकार, स्थानीय, ये आपके पहले ही था, अब भी है। भारत की विदेश नीति बहुत अच्छे से दे रखी है मैंने नोट्स में। पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे से दे रखा है, पहले भी था, अब भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ हिस्ट्री में दे रखा है मैंने, वो आपको पॉलिटिकल में पढ़ना है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए क्या जुड़ा और क्या हटा। यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहें, पहली यूनिट हालांकि वो की वही है, हल्का पुल्का इसमें कोई मुझे नहीं लगता चेंज किया, वो की वही है। राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, समानता, प्राधिकार, ये नए टॉपिक जुड़े हैं। शक्ति, वैधता और संप्रभुता, ये पहले ही थे, है ना। तो 9 में से आपके 3 टॉपिक पहले ही थे, 6 नए ऐड हुए। भारतीय संविधान, इसमें भारतीय संविधान का निर्माण, हालांकि संविधान संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन आपके पहले ही था, लेकिन अभी इन्होंने केवल, पहले ये था भारतीय संविधान संशोधन, अब इन्होंने प्रक्रिया, है ना, अब इन्होंने प्रक्रिया के साथ में प्रमुख संशोधन भी शब्द जोड़ दिया है। और एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपके हिस्ट्री में आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता, तो वो इधर हो जाएगा, बात बराबर है। हटाया क्या, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, वैश्वीकरण और वंचित वर्गों व समूहों का सशक्तिकरण, ये हटे हैं। तो इसको भी मैं माइनर ही बोलूँगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अपना कौन सा सब्जेक्ट रह गया, इसके बाद में लगभग अपने सारे सब्जेक्ट आगे एक इकोनॉमिक्स रह गया है ना। तो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा लोग घबरा रहे हैं इकोनॉमिक्स से ना। इकोनॉमिक्स में घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय वो की वही है, ठीक है, मांग और पूर्ति वो की वही है ना। और इसके अंदर मुद्रा आपूर्ति के मापक M1, M2, M3, M4 वो का वही है। पहले मुद्रा और मुद्रा की कार्य के साथ इस तरह की लैंग्वेज थी, अब इन्होंने केवल मुद्रा आपूर्ति के मापक ही दिए हैं, उल्टा उसको काट दिया है। मुद्रा और मुद्रा की कार्य वो पढ़ने पड़ते थे और मुद्रा मापक साथ में पढ़ना पड़ता था, अब केवल आपको केवल मुद्रा मापक ही पढ़ना है। पहले साख निर्माण और साख नियंत्रण की विधियाँ पहले भी थी, लेकिन वो RBI के साथ में थी, आपकी रिजर्व बैंक था उसमें ही ये चीज़ आ जाती थी। अब RBI जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक है ना, उसको हटा के केवल ये दे दिया कि साख का निर्माण और साख नियंत्रण की विधियाँ, ये मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं। साख निर्माण और साख नियंत्रण की विधियाँ ये RBI ही करती है। RBI ये कंट्रोल करती है कि जो बाज़ार में है वो महंगाई और पैसा कंट्रोल्ड रहे हैं, उसका संतुलन बना रहे, ये RBI करती है ना। गरीबी और बेरोजगारी पहले भी था, अब भी है। मानव विकास नया जोड़ा है, सतत विकास नया जोड़ा है, हरित लेखांकन नया जोड़ा है, नीति आयोग नया जोड़ा है। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। नीति आयोग आप भी जानते हो, काफ़ी समय से आप पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नहीं है ना। हरित लेखांकन में भी कुछ भी नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन करके बताता आपको, कुछ भी नहीं है ना। घाटे के बजट की अवधारणा, ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। मुद्रास्फीति, उपभोग फलन, ये नया टॉपिक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन नए क्या क्या जुड़े हैं। उपभोग फलन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपके पड़ोस में कोई भी गणित का विद्यार्थी हो ना, वो आपको 5 मिनट में ये तीनों चीज़ें समझा देगा, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आप डर रहे हो ना, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, कुछ भी नहीं है। आप एक बार गणित के विद्यार्थी से मिलना कि ये मेरे सिलेबस में जुड़ा है, वो आपको 5 मिनट में जोड़ बता देगा कि ये टॉपिक ऐसे होगा। इतना इजी है कि यहाँ से अगर आप सवाल मिस करते हो तो आप ये मान लो कि आप नेगेटिव में जा रहे हो। घाटे के बजट की अवधारणा, ये मैं मान सकता हूँ कि इकोनॉमिक का प्रॉपर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो अच्छे से समझा पाएगा। मुद्रा आपूर्ति के मापक वही मेरे नोट्स में दिया हुआ है, M1, M2, M3 और M4। साख निर्माण और साख निर्माण नियंत्रण की जो विधियाँ है, ये पहले भी था, लेकिन पहले RBI के साथ था, अब केवल इसको सेपरेट दे दिया है। मानव विकास नया जुड़ा है, सतत विकास नया जुड़ा, हरित लेखांकन, नीति आयोग, ये 4 टॉपिक छोटे छोटे एक एक पेज के टॉपिक के, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इधर आपके हटा भी तो हैं मुद्रा और मुद्रा के कार्य,
व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, भारत का विदेशी व्यापार और भारत में आर्थिक नियोजन, ये आपके हटे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस का मैंने एनालिसिस किया है ना, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं घबराने की ज़रूरत है, कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपके सामने पर्याप्त समय है, अभी आप पूरे जोश से भर जाइए। कुछ भी नहीं है नया सिलेबस। नया सिलेबस अगर मैं आपको टॉपिक गिनवाऊंगा ना, आप लिखने बैठोगे ना, आप लिख लो इनको टॉपिक को, मैंने अभी गिनवाए ना। अगर आपके 15 से ज़्यादा अगर आपको टॉपिक अगर मिल जाए नए, तो मुझे बता देना। और 15 टॉपिक में से 10 टॉपिक तो ऐसे हैं कि जो एक एक पेज के हैं, एक एक पेज के ओनली, है ना, एक एक पेज के। 5 टॉपिक में कह सकता हूँ कि थोड़े से लेंदी होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिलेबस में 5% से लेकर 7% तक हटा है और 5 से 7% जुड़ा है। तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब बाज़ार में कोई मैटर ही नहीं आया है, कोई भी विद्यार्थी अभी इन टॉपिक्स को पढ़ नहीं रहा है, या पढ़ भी रहा है तो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमें वो चीज़ जो हमें खाने में परोसी गई है, पहले तो हमें वो खाना चाहिए ना। अब जो नया परोसा जाएगा उसको खा लेंगे। आप पहले जो परोसा गया है उसके बारे में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हो, और जो नया परोसा जाएगा, है ना, उसके बारे में चिंता कर रहे हो, है ना। तो जो आपको नया परोस दिया गया है कि भाई कि ये भी आपको पढ़ना है, पढ़ लेंगे उसको, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन आपके पास में 95% तो कंटेंट वो का वही है ना, और उसमें भी आपको स्पेसिफाई कर दिया आरपीएससी ने कि नहीं ये टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तो डबल होना चाहिए और पूरे जोश के साथ होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का मैंने भाषण सुना है कि आप इतिहास में क्या मतलब क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या छोड़ना चाहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो वेद हैं उनके जो रचयिता हैं उनका अता पता नहीं है, और वो आज भी हमें बहुत ही ज्ञान की, बहुत ही सनातन धर्म से जो चली आ रही ज्ञान की एक धारा है वो है। तो मोदी क्या चीज़ है, तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि मोदी क्या चीज़ है, तो ये सेकंड ग्रेड क्या चीज़ है यार। प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि ये मोदी क्या चीज़ है, तो फिर ये सेकंड ग्रेड तो ये मानो कि उनके सामने एक चीटी भी नहीं है, और उसको आप इतना बड़ा ले रहे हो कि सेकंड ग्रेड नहीं, कुछ भी नहीं है। आप कर जाओगे, फुल कॉन्फिडेंट रहो, है ना, आप में हिम्मत है, आप कर जाओगे। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, कंटिन्यूटी रहो, एनालिसिस करो, ठीक है ना। जितना एनालिसिस कर सकते हो, जितनी कंटिन्यूटी बना के रख सकते हो, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, उतना करिए। और मैं कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा और होगा और होगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेक्शन होगा, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप में आपका दिल और दिमाग ये कहना चाहिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। मैं हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। आरपीएससी जहाँ से भी सवाल पूछेगी उस टॉपिक को मैं इतना अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब आपको कोई नहीं रोक सकता तो फिर डाउट ही कहाँ रह जाता है सिलेक्शन में। इसीलिए जो लोग नर्वस हैं वो नर्वस नहीं रहे, ऊर्जा भरे अपने आप में, एक नई उड़ान भरे और पूरे जोश के साथ में अपने पंख फैला के और एक लंबी उड़ान भरे और इस सेकंड ग्रेड को निकाल के बताइए। और जो आपको ताने मारते हैं उनके सामने रिजल्ट ले जाके रखिए कि ये देखिए मेरा रिजल्ट, मेरे रोल नंबर और मेरी रैंक, और मैं सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुआ हूँ। अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। इतने दिन आपने ताने दे लिए, बहुत हैं, अब आप बोलिए। तो इस तरह से अपनी तैयारी को उड़ान दीजिए और इसी के साथ में इस तैयारी को आप पूरे मनोयोग के साथ में करिए। गर्मी के दिन है ना, कोई इश्यूज़ नहीं है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, हर मौसम आता है, हर मौसम में ढलना है, हर मौसम में पढ़ाई करनी है। और जितनी खींच सको, है ना, जितना रबड़ बैंड को खींच सको खींचिए, है ना, जितना कर सको करिए। ये 6 महीने की आहुति और आपका आगे का पूरा जीवन संवर जाएगा।
ये 6 महीने की आहुति दे दीजिए, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। इसी के साथ में मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको और कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम तक सपोर्ट करूँगा, आप भी मुझे फुल सपोर्ट दीजिए। आपका प्यार मेरे साथ बना हुआ है, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, मुझे खुशी होती है और मैं भी स्टूडेंट की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, करता रहता हूँ। इसी के साथ में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो जो फर्स्ट पेपर है उसमें थोड़ा सा अपन एनालिसिस करेंगे और उसमें अपने को किस तरह से हैंडल करना है उसमें अपन बात करेंगे। और इसी के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।